दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 255 नंबर का लेक्चर है। हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों वायुमंडलीय परतों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में पढ़ा था। आज आगे की क्लास में हम लोग मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनसे संबंधित जो सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी सवालों पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो 255वां लेक्चर आज हमारा चल रहा है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये 25वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो 7621 से लेकर 7650 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत मजेदार ये सीरीज चल रही है। एक चीज और कहना चाहूंगा, हिंदी इंडिविजुअल के अलावा बहुत सारे अलग अलग विषय पर दोस्तों छोटे छोटे बैच हम बना रहे हैं। 90% तक दोस्तों डिस्काउंट ऑफर होने वाला है, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवालों का सिलसिला शुरू हो गया तो पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या क्या सवाल यहाँ पर दिया गया और कितने सवालों का जवाब आप दे पाते हैं। ठीक है, पहला सवाल है दोस्तों कि मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी ऊंचाई है या कितनी ऊंचाई पर मध्यमंडल स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने पढ़ा था क्षोभ मंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? क्षोभ मंडल के बारे में दोस्तों पढ़ा था। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई थी दोस्तों, ये दो अलग अलग स्थानों पर पड़ा था। ध्रुवों पर पड़ा था और कहाँ पड़ा था दोस्तों? विषुवत रेखा पर पड़ा था। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर पड़ा था। कुल मिला जुला के दोस्तों मैक्सिमम जो ऊंचाई थी दोस्तों वह 16 किलोमीटर के आसपास थी, 16 से 18 किलोमीटर के आसपास थी, ये आप याद रखेंगे। बाकी ध्रुवों की बात करेंगे तो वहां पर 8 से 10 है। ठीक है, यहाँ पर क्या थी दोस्तों? यहाँ 8 to 10 थी, ये वाली मेन है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे नंबर पर आपने पढ़ा था समताप मंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? समताप मंडल के बारे में पढ़ा था। समताप मंडल की जो ऊंचाई है दोस्तों, ये यहीं 18 से स्टार्ट होती है। 18 क्या, इसको आप 20 से समझिए, 20 से 50 के बीच में दोस्तों जो ऊंचाई है ये किसकी है? ये हमारी समताप मंडल की ऊंचाई है। ये 16 से 4 या 20 तक या 18 से 20 तक जो है दोस्तों ये क्षोभ सीमा पाई जाती है। आपने ये भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो किसकी है दोस्तों? ये मध्य मंडल की ऊंचाई है। इसको भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल दे रहा कि मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच की सीमा को दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों सबसे नीचे क्या स्थित है? सबसे नीचे जो स्थित है दोस्तों ये क्षोभ मंडल स्थित है। क्या स्थित है? क्षोभ मंडल स्थित है। इसके ऊपर आ पाएंगे दोस्तों तो क्या स्थित है? समताप मंडल स्थित है। ध्यान समझते जाइए, समताप मंडल स्थित है। ठीक है, तो पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर इसका है, तीसरा नंबर दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तीसरा नंबर यहां लिखता हूं। तीसरे नंबर पे दोस्तों आ जाता है मध्य मंडल। क्या आ जाता है? मध्य मंडल आ जाता है। ठीक है, मध्य मंडल। इसके बाद दोस्तों ऊपर आ जाएगा आयन मंडल। क्या आ जाएगा? चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो आयन मंडल आ जाएगा, और आयन मंडल के बाद 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा? तो बहिर्मंडल आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों कुल 5 मंडल होते हैं। अभी आपसे पूछ रहा दोस्तों कि आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच की जो सीमा है, मतलब ये वाली जो सीमा है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो कभी भी किसी की भी सीमा पूछे ना तो एक बात याद रखेगा, जो नीचे वाला परत होता उसी के नाम पर सीमा होती है। जैसे दोस्तों यहाँ वाली जो सीमा होगी दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्षोभ सीमा। उसी तरह से समताप मंडल और किसके बीच में? मध्य मंडल की जो सीमा होती है इसे क्या कहते हैं? इसे समताप सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समताप सीमा। नीचे वाला जो मंडल है ना उसी के नाम के आधार पर सीमा रखी जाती है। तो मध्य मंडल और आयन मंडल में नीचे कौन है? मध्य मंडल है, तो इस सीमा का नाम क्या होगा? मध्य सीमा हो जाएगा। मध्य मंडल सीमा या मध्य सीमा दोस्तों इसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मध्य सीमा दोस्तों कहा जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परतों को एक साथ मिलाकर कई बार मध्य वायुमंडल कह दिया जाता है? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल दे रहा है दोस्तों मध्य वायुमंडल, मध्य मंडल की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मध्य मंडल अलग बात है और मध्य वायुमंडल जो शब्द है ये अलग है। ठीक है, तो मध्य वायुमंडल दोस्तों तब नाम देते हैं जब क्या करता है? जब इस मध्य मंडल में क्या ला के जोड़ दे? नीचे वाला जो समताप मंडल था दोस्तों, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल, जब ये दोस्तों समताप मंडल और मध्य मंडल को मिला दिया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? मध्य वायुमंडल कहा जाता है। मध्य मंडल अलग है
मध्य वायुमंडल जो शब्द है अलग है, वायुमंडल लिखे तो नीचे वाला भी शामिल कर लीजिएगा। समताप मंडल, मध्य मंडल दोनों को मिलाकर क्या कह दिया जाता है, मध्य वायुमंडल कहा जाता है। ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा, नहीं तो परीक्षा में आप हमेशा परेशान होते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा वायुमंडल की किस परत को तापमंडल के नाम से जाना जाता है। अब बच्चा सोचता है कि तापमंडल किसे कहते हैं, समताप मंडल को। जैसे ही आपने कहा दोस्तों तापमंडल समताप मंडल को कहते हैं, याद रखिए आपने सीधा सीधा गलत कह दिया। तापमंडल समताप मंडल को नहीं कहते हैं। तापमंडल किसे कहते हैं दोस्तों, तापमंडल आयन मंडल का ही दूसरा नाम है। ठीक है, आयन मंडल को दोस्तों इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं। इसके अलावा तापमंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों, थर्मोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली बात कि आयन मंडल को तापमंडल कहा जाता है, न कि समताप मंडल को। नाम जो सेम सेम है ना, तो आपको लगता है समताप मंडल को ही तापमंडल कहते होंगे, ऐसा कंफ्यूजन बनता है। लेकिन मत रखिएगा दोस्तों, अगर कंफ्यूजन रखेंगे तो फिर गड़बड़ होगा और फिर बाद में हमारा दोष न दीजिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि आसमान से पृथ्वी की ओर गिरने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, ये उल्का पिंड आ कैसे जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। तो पृथ्वी के पास से अगर कोई क्षुद्र ग्रह वगैरह या कोई दोस्तों खगोलीय पिंड गुजरता है तो पृथ्वी उसे अपने आकर्षण शक्ति से खींच लेती है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, उस बल की वजह से खींचा चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं उल्का पिंड। ठीक है, कर उल्का पिंड किस मंडल में आकर क्या हो जाता है दोस्तों, जल जाता है, ये बताना। ठीक है, जल जाता है। और जल क्यों जाता है दोस्तों, घर्षण की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों, घर्षण की वजह से। ठीक है, घर्षण की वजह से दोस्तों क्या हो जाता है, यह जल जाता है। वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, यह जल जाता है, जल जाता है। ठीक है, जल जाता है, ये आप याद रखेंगे। किसकी वजह से, घर्षण की वजह से। और किस मंडल में जलता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आयन मंडल में। किस मंडल में दोस्तों, आयन मंडल। क्योंकि आयन मंडल को दोस्तों हम ताप मंडल कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, ताप मंडल। तो याद रखिएगा ताप की वजह से दोस्तों जल जाता है। ठीक है, कई बार लगता होगा कि आयन मंडल में कैसे जल जाएगा, उसी को तो तापमंडल बोल रहे हो आप। तो दोस्तों जल जाता है, इस वजह से आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन व राडार आदि की सुविधा किस मंडल के कारण दोस्तों सुचारू रूप से काम कर रही है, दोस्तों आयन मंडल के कारण। अगर ये आयन मंडल न होता, ठीक है, तब दोस्तों ये सारा सिस्टम हमारे यहाँ चलता ही नहीं, न तो रेडियो चलता, न टेलीविजन चल पाता। क्यों सर, ऐसा क्या खास है यहाँ पर दोस्तों, होता क्या है कि पृथ्वी से जो तरंगे जाती हैं वहां से टकराकर वापस चली आती। क्यों, ये जो आयन मंडल है ना, इसमें दोस्तों इसमें आयन के आयनित कण पाए जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, आयनित कण पाए जाते हैं। ये जो आयनित कण होते हैं दोस्तों, इसके अंदर चार्ज होता है इस पर। ठीक है, उसी से दोस्तों टकराकर ये जो किरणें होती वापस लौट आती, तभी तो सिस्टम बना रहता है। ठीक है, नहीं तो ये आसमान में चली जाती। ठीक है, फिर तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाता। तो ये आयन मंडल से लौटकर आती हैं, ये लाइन आप याद रखिएगा। कह रहा है सूर्य से आने वाली आवेशित कणों को, ठीक है, आवेशित कणों के पृथ्वी की ओर आने पर चुंबकीय क्षेत्र में पृथ्वी के जो इसका पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें किस ओर दोस्तों ध्रुवीय ज्योति की उत्पत्ति होती, मतलब एक ज्योति जलती दोस्तों। ये किस कारण होती है, तो लंबी जो तरंगे होती दोस्तों, ये उसके ये अच्छा आपसे क्या पूछा दोस्तों, ये जनरली पूछ रहा कि किस मंडल में ऐसा होता दोस्तों, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल रूप से आप इसे बता सकते हैं। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ ज़्यादा आगे आ गए, मुझे लगा कि अभी सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है। पहले आयन मंडल पढ़ाया नहीं, ध्रुवी ज्योति, ये तो अरोरा बायोलिसिस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ कहाँ से पहले बताना पड़ेगा आयन मंडल के बारे में, फिर बहिर्मंडल के बारे में, तब हम ध्रुवी ज्योति पे चलेंगे। ठीक है, तो एक सवाल सुनिएगा कि आयन मंडल में सबसे नीचे स्थित जो डी लेयर्स होता है दोस्तों, इससे कौन सी तरंगे परावर्तित हो जाती। अभी आपने कहा कि दोस्तों पृथ्वी पर ये मध्य मंडल के ऊपर जब जाएंगे, भाई नीचे क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल। इसी आयन मंडल को ताप मंडल कहते हैं, और वहीं से दोस्तों ये किरणें परावर्तित होती हैं। पीछे ही दोस्तों बताया, तो कह रहा है कि दोस्तों आयन मंडल के नीचे स्थित जो डी लेयर है, अच्छा एक एफ लेयर मिलेगा, एक डी लेयर मिलेगा। ठीक है, देखिए चार चीजें मिलती हैं, चार क्या पांच चीजें मिलती है। क्या क्या मिलती है, एक तो दोस्तों डी मिलेगा, एक तो दोस्तों E1 मिलेगा, एक दोस्तों E2 मिलेगा, एक दोस्तों F1 मिलेगा,
एक दोस्तों F2 मिलेगा, ठीक है, ये F2 मिलेगा। ये इतनी चीजें दोस्तों मिलती हैं, याद रखेंगे, कुल 5 चीजें मिलती हैं, ठीक है। इसको हम 3 भी पढ़ सकते हैं, E-D-E-F ऐसे पढ़िए, बाकी F1 F2 और E1 E2 तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा आयन मंडल में सबसे नीचे दोस्तों जो डी लेयर है, यहां से क्या वापस आता है, सबसे पहले लंबी तरंगे, ठीक है। जो लंबी तरंगे होती हैं दोस्तों, वो कहां से टकरा कर वापस आती हैं, वो इस डी वाले से, ठीक है। तो डी से एक शब्द याद रखेगा, दीर्घ। क्या याद रखेगा दोस्तों, दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है लंबी, ठीक है, बड़ी। जो बड़ी तरंगे, लंबी तरंगे, वो दोस्तों यहां से टकरा के आती हैं, अन्यथा भूल जाएंगे, इसीलिए आपको बता रहा हूं। अगला सवाल कि आयन मंडल में जो E1 E2 और F1 F2 पढ़ते हैं दोस्तों, यहां से कौन सी तरंगे आती हैं, तो ये चारों से दोस्तों छोटी तरंगे आती लौटकर, ठीक है। छोटी तरंगे जो होती दोस्तों, छोटी तरंगे ये कहां से टकरा कर लौटती हैं, तो ये E1 E2 F1 F2 जो लेयर है उससे टकरा कर दोस्तों लौटती हैं। ये तथ्य आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, कर आयन मंडल में होने वाली कौन सी घटना उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय तथा उपध्रुवी प्रदेशों में दोस्तों दिखाई देती है। ध्रुवीय मतलब जो या तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के निकटतम स्थान स्थित है दोस्तों, खंड, वहां पर दोस्तों दिखाई पड़ती है। और ये क्या दिखाई पड़ता है दोस्तों, यहां पर ध्रुवीय ज्योति दिखाई पड़ती है। किस वजह से दिखाई पड़ती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो आवेशित कणें होती हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं। टकराने के बाद दोस्तों एक जो है अजीब सी ज्योति दिखाई पड़ती है, आसमान में पूरी रात दिखाई देती है। आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा इतना बेहतरीन आसमान कहां दिखेगा, ठीक है। आप एक बार गूगल करके देखिए, उसका इमेज देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, जो सवाल पीछे आ रहा था कि सूर्य से आने वाली जो आवेशित कणें हैं, ये पृथ्वी की ओर आने पर उसके चुंबकीय क्षेत्र में किस ऊंचाई पर ध्रुवीय ज्योति की उत्पत्ति करती दोस्तों। तो लिख रहा है दोस्तों, यहां पढ़िए किस ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर नहीं, एक्चुअली इसको पूछना चाहिए कितनी ऊंचाई पर, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर दोस्तों ध्रुवीय ज्योति दिखाई पड़ती है, तो लगभग 100 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर लगभग लगा लीजिएगा, ठीक है। लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों ये ध्रुवीय ज्योति दिखाई पड़ती है। यहां पर सूर्य से आने वाली आवेशित किरणें ये पृथ्वी के चुंबकीय किरणों से दोस्तों टकराती हैं, तब ऐसा होता है। कह ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय प्रदेशों में कौन सी घटना सौर धब्बों की अधिकता की अवधि में ज्यादा होती है, ठीक है। सौर धब्बे तो जानते होंगे, सूर्य के ऊपर जो धब्बे बनते हैं, जहां जहां पे दोस्तों ये सौर धब्बे बनते हैं ना, याद रखेगा वहां पे जो टेम्परेचर होता है दोस्तों सूर्य का, वो कम हो जाता है, ठीक है। सूर्य का टेम्परेचर कितना हो जाता है दोस्तों, तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। यानी ऐसे आप पढ़ते होंगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस 1500 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस दोस्तों इस सूर्य का टेम्परेचर आता है, जहां सौर धब्बे होते हैं। और ये घटना क्या कहलाता है दोस्तों, इसी घटना को तो पीछे हमने पढ़ा कि ध्रुवीय ज्योति की घटना है, ठीक है। और ये कब ज्यादा दिखाई पड़ती है, जब सौर धब्बे देखने को मिलते हैं तब, ठीक है। सौर धब्बों में भी दोस्तों 12-12 वर्षों का क्रम चलता है, वो भी आपने सुना होगा, ठीक है। करा सूर्य के तल पर पाए जाने वाले सौर धब्बों का एक चक्र कितने वर्ष का होता है दोस्तों, तो 12 वर्ष नहीं, चेंज होता है 11 पे, तो आप यहाँ 11 वर्ष कहिए, ठीक है, 11, ठीक है। 11 वर्षों का एक चक्र होता है, 12वें पे चेंज होगा। तो ये भी परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा है, ठीक है, कितने वर्ष का है या कितने वर्ष पे बदलता है, ठीक है। आगे लिख रहा है, किस घटना के कारण उच्च अक्षांशों में रात में आकाश में रंग बिरंगा प्रकाश नजर आता है। ये जो रंग बिरंगा प्रकाश है ना, यही क्या दोस्तों, यही तो वो ध्रुवीय ज्योति है, ये कुछ और नहीं है। यही क्या है, यही वो ध्रुवीय ज्योति है। फिलहाल क्या कर रहा है, जो कभी कभी घूमती हुई आसमान में घूमती हुई प्रकाश की किरणों के रूप में दोस्तों दिखाई देती है। तो ये कुछ और नहीं दोस्तों, क्या है, यही वो ध्रुवीय ज्योति है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा जब सूर्य के तल पर उपस्थित, ठीक है, यानी सूर्य के उसके ऊपर, तल के ऊपर जो उसका बाहरी आवरण है, ठीक है, उस पर उपस्थित सौर धब्बे अत्यधिक क्या हो जाए, बड़े होते हैं तथा इनकी संख्या क्या होती, अधिकतम, जगह जगह धब्बे बन जाते हैं, तब उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के उच्च अक्षांशों पर कौन सी ज्योति दिखाई देती है, तो दोनों दोस्तों अलग अलग ज्योति दिखाई देगी। फिलहाल आप अभी आपसे उत्तरी दक्षिणी दोनों पूछा है, इसलिए आप उसे कह दीजिए ध्रुवीय ज्योति। अब एक एक करके जब आपसे पूछे तब दोस्तों आप इसका जवाब अलग दीजिएगा। मैं इतनी जगह आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तर एक है, सवाल पूछने का पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी दोस्तों आपको अलग अलग सवाल दे रहा हूं कि अलग अलग पैटर्न से कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है। अब मेन बात है कि उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं दोस्तों अरोरा बोरियोलिसिस। क्या कहते हैं दोस्तों, अरोरा
बोरियोलिसिस, बोरियोलिसिस, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे लिख लीजिए, अरोरा, अरोरा बोरियोलिसिस, ठीक है, बोरियोलिसिस, ठीक है, बोरियोलिसिस कहते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। कहां पर ये हम बात करेंगे दोस्तों, बोरियोलिसिस क्या बोरियालिस कहते हैं, ठीक है, बोरियालिस लिखिए, बोरियालिस, ठीक है, अरोरा, अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, ठीक है। ये जो उत्तरी ध्रुव है वहां दिखाई देता है, खास करके उत्तरी ध्रुव के आसपास जो स्थित देश है ना, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया और उधर ग्रीनलैंड वगैरह हो गया, ठीक है, वहां से भी दोस्तों ये ध्रुवी ज्योतियां दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। उसी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों इसको एक अलग नाम दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फ्री क्लासेस लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसमें पूरे 150 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको इतिहास विषय पढ़ाया गया, पूरा इतिहास, कंप्लीट इतिहास, एक एक टॉपिक। होता क्या है ना कि जब तक आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे ना, कभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगले 80 लेक्चर में आपको संविधान विषय पढ़ाया गया और 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, जो कि आज हमारी 25वीं क्लास है, ठीक है, 25 नंबर की क्लास है। हम ये नहीं देखते कि कहाँ कितनी क्लास बन रही, हमें तो पढ़ाने से मतलब है, मुद्दा यह रहता है कि हर टॉपिक पर चर्चा होना चाहिए, चाहे जैसे हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध पर दो ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है, जो ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा दोस्तों, इसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस, क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस, यही कहते हैं ना। और ध्रुवीय ज्योति होता क्या है, तो सूर्य से आने वाली आवेशित कणें जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों से टकराती हैं तो एक रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न करती, उसी को दोस्तों ये नाम दिया जाता है। और ऊंचाई क्या होती दोस्तों, तो ऊंचाई हमने बताया था लगभग 100 किलोमीटर, ठीक है। पूरी बात हो गई, जितना हमने पीछे पढ़ा वो सब आपको एक लाइन में बता दिया। उसी तरह से दक्षिणी ध्रुव में जब ये ज्योति दिखाई देती है तब क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, क्या कहते हैं, दोनों का नाम अरोरा ही है, बस यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिस हो जाएगा, वहां बोरियालिस था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं दोस्तों, इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगला सवाल दे रहा है कि बहिर्मंडल याद रखेगा दोस्तों, ये आखिरी परत है, 5वें नंबर की जो परत है दोस्तों, ठीक है, याद रखेगा वो बहिर्मंडल है। करा ये कितनी ऊंचाई से शुरू होती है, तो इसके पहले दोस्तों इसके पहले आपने 50 से 80 में मध्यमंडल पढ़ा था, और आई थिंक मुझे लगता है क्या क्या पढ़ा दोस्तों, जो इसके पहले आपने पढ़ा था मध्यमंडल ना, मध्यमंडल मैंने क्या बताया था आपको कि मध्यमंडल जो है दोस्तों ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। लेकिन इसके बाद जो आपने वो पढ़ा आयन मंडल, उसमें नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आयन मंडल दोस्तों यहाँ लगभग 100 से स्टार्ट होती है और ये चलेगी दोस्तों 600 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और 600 किलोमीटर की ऊंचाई से दोस्तों फिर कौन सा स्टार्ट होता है, याद रखेंगे, ये चलेगा बहिर्मंडल और ये जाएगा 1000 किलोमीटर पार कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए, करा बहिर्मंडल में किन गैसों की प्रधानता होती, कौन कौन सा गैस दोस्तों बहिर्मंडल पाया जाता है, तो बहिर्मंडल पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा है। इसी बहिर्मंडल में दोस्तों जो पृथ्वी से सैटेलाइट भेजी जाती है, सैटेलाइट, ठीक है, ये सैटेलाइट दोस्तों इसी में रहती है। सैटेलाइट जो है ये 36,000 किलोमीटर पे दोस्तों स्थापित होती है। ये 36,000 किलोमीटर ऊपर भी दोस्तों ये बहिर्मंडल ही पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर गैस कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर दो हल्की गैसें पाई जाती हैं, एक तो दोस्तों हाइड्रोजन पाई जाती है, दूसरा दोस्तों हीलियम गैस पाई जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसें पाई जाती, पृथ्वी का जो बहिर्मंडल है, जो आखिरी परत है, ठीक है, उसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा बहिर्मंडल का जो बाह्य भाग है, जो बाहरी हिस्सा है, वो क्या कहलाता है। बहिर्मंडल यानी 5वें परत का जो बाह्य हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं अपनी भाषा में चुंबकीय मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे चुंबकीय मंडल कहा जाता है, जो बाहरी फील्ड है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऐसे ऐसे आते हैं सवाल, ठीक है। अब नहीं पढ़े होंगे तो बता ही नहीं पाएंगे, 4 ऑप्शन होगा तो भी नहीं बता पाएंगे भाई। जब आपको उत्तर पता होगा तब तो ऑप्शन में से चुनाव करेंगे, जब उत्तर ही नहीं पता होगा तो ऑप्शन में से चुनेंगे कैसे, ये समझिए बात को। लिख रहा बहिर्मंडल के किस भाग को पृथ्वी के वायुमंडल व अंतरिक्ष के बीच की आखिरी सीमा माना जाता है, ठीक है। देखिए यहां लिखा था बाह्य भाग, तो बाह्य भाग क्या था दोस्तों, चुंबकीय मंडल ही था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है चुंबकीय मंडल ही क्या हो जाएगा, आखिरी सीमा हो जाएगा।
हो जाएगा ना। चुंबकीय मंडल क्या हो जाएगा, ये सबसे बाह्य भाग है, बाहरी परत है। तो दोस्तों अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में जो सबसे बाहरी लेयर है वो कौन सी है, वो लेयर दोस्तों यही चुंबकीय मंडल है, याद रखेंगे। बहिर्मंडल की ऊपरी सतह में पाई जाने वाली अत्यधिक आयनीकृत अणुओं की जो 2 परतें पाई जाती हैं वो क्या, अब मैंने तो लिख भी दिया, नहीं तो मैं बताने वाला नहीं था कि कितनी परत होती, तो 2 परतें पाई जाती दोस्तों। उन 2 परतें दोस्तों क्या कहलाती हैं, ध्यान सुनिए, बहिर्मंडल में पाई जाती है दोनों परतें, और ये क्या कहलाती हैं, तो याद रखेगा ये कहलाती वान एलन की विकिरण परत। ठीक है, वान एलन की विकिरण परत दोस्तों इसे कहा जाता है, विकिरण परत इसे कहा जाता है। और इसी के तहत दोस्तों क्या होता है, आप उसमें अभी पढ़ते हैं चुंबकीय सतह। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखिए, कह रहा वान एलन की विकिरण परत की निचली जो पेटी होती है जो धरातल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों 600 किलोमीटर से बहिर्मंडल स्टार्ट होता है। ठीक है, जो बहिर्मंडल दोस्तों, जो बहिर्मंडल है ये कितने किलोमीटर से शुरू होता है दोस्तों, ये 600 किलोमीटर से दोस्तों क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रारंभ होता है। इसमें दोस्तों जो वान एलन विकिरण की जो देखिए यहां जो मैंने बताया यार, इसी में ऊपरी निचली कर दो, एक ऊपरी परत कर दो और एक निचली परत कर दो, समझे ना। ये जो वान एलन की विकिरण परत है इसी का ऊपरी परत और निचला परत यही दोनों होता है। ठीक है, तो अभी जो हमसे पूछ रहा है निचले पेटी के बारे में पूछ रहा है, ये कहां पर स्थित होता है दोस्तों, तो ये लगभग 2600 किलोमीटर पर स्थित होता है, ये आप तथ्य याद रखेंगे। कह रहा वान एलन की विकिरण की जो ऊपरी पेटी होती है ये धरातल से कितनी ऊंचाई पर जाती है, तो निचला वाला तो 2600 है, ऊपर वाला दोस्तों बहुत ऊपर होता है। ऊपरी परत जो होती है ये माना जाता है 13,000 से 19,000 किलोमीटर पे स्थित होती। कितना, 13,000 से 19,000 किलोमीटर। जबकि आपने जो सैटेलाइट पढ़ा दोस्तों ये और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ये जो सैटेलाइट होते हैं दोस्तों ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों स्थापित किए जाते हैं और वहीं से दोस्तों पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगला लिख रहा है कि रेडियो की लघु तरंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर के वापस आ जाती दोस्तों, तो मैंने पीछे पढ़ाया। ठीक है, कौन कौन से परतें दोस्तों, तो जो लघु तरंगे है वो E1 से E2 से और F1 से और F2 से, ये यहां से दोस्तों टकरा कर आती हैं। अगर हम लघु की बात करें तो, अगर दोस्तों हम यही दीर्घ तरंगों की बात करें, अगर हम दीर्घ तरंग की बात करें तो दीर्घ तरंगे D वाले लेयर से दोस्तों टकरा कर आती है। एकदम क्लियर हो गया आपको ना। अगर ये दीर्घ तरंगे पूछता तो D से आती हैं, लघु तरंगे पूछा तो E1 E2 F1 F2 इससे टकरा कर आती हैं जो लघु तरंगे होती हैं। मानचित्र पर बनाई गई काल्पनिक रेखाओं को जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती, एक बराबर वाले स्थान को, उसे क्या कहते हैं, तो बहुत आसान सा इसका नाम है दोस्तों समोच्च रेखा। इसे क्या कहते हैं, इसे समोच्च रेखा कहा जाता है। कहीं कहीं पे दोस्तों इसे कहा जाता है कंटूर रेखा। क्या कहते हैं, इसे कंटूर रेखा भी कहा गया है। वैसे आप समोच्च कहिए ज्यादा सही है। ठीक है, याद रखेगा मानचित्र पर जो समान ऊंचाई, मतलब देखो हर जगह तो कहीं धरातल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है, तो एक लेयर पे दोस्तों एक बराबर करना पड़ेगा। तो समुद्र तल की ऊंचाई से जो काल्पनिक रेखा खींची गई उसे कहा जाता है समोच्च रेखा। समोच्च मतलब समान ऊंचाई वाला रेखा। समोच्च का मतलब क्या है दोस्तों, समोच्च का मतलब है समान ऊंचाई पर स्थित, और रेखा का मतलब रेखा। ठीक है, तो जो एक समान ऊंचाई पर स्थित रेखा हो उसे कहते हैं समोच्च रेखा। कह रहा है मानचित्र पर समान वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं इसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो दोस्तों वर्षा वाले हैं तो याद रखेगा इसे कहा जाता है आइसो हाइट। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं आइसो हाइट। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइट, आइसो हाइट कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, आइसो दोस्तों शब्द जो आइसो का मतलब आप समझ लीजिएगा क्या, जल। ठीक है, और जल का मतलब आप समझ लीजिएगा वर्षा, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो वर्षा वाले स्थान है तो उसको आइसो हाइट याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। आगे लिख रहा है कि महासागरीय एवं सागरी भागों में सामान्य लवणता वाले स्थानों की जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइसो हैलाइन। क्या कहते हैं, आइसो है लाइन। ठीक है,
आइसोहेलाइन, हेलाइन का मतलब समझिएगा, हेलाइन बोले तो लवणता, ठीक है, आइसोहेलाइन कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या बताता दोस्तों, तो महासागरीय जल में 1000 ग्राम जल में घुले हुए लवण की जो मात्रा होती है उसके आधार पर दोस्तों इसको निकालते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी बढ़िया सवाल है। आगे बढ़िए, करा समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना पाया जाता है। अच्छा, वायु दाब को मापने वाली इकाई कौन है दोस्तों, वायु दाब की मापक क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा वायु दाब का मापक है बैरोमीटर। क्या दोस्तों, बैरोमीटर, बैरोमीटर से दोस्तों वायुदाब मापा जाता है। करा समुद्र तल पर औसत वायुदाब दोस्तों कितना होता है, तो याद रखिएगा 1013.25, ठीक है, 25 मिली बार। क्या होता है दोस्तों, 25 मिली बार दोस्तों, ये क्या माना जाता है, 1013.25 मिली बार ये औसत वायुदाब है। कहां पर, ये ध्यान देंगे दोस्तों, समुद्र तल पर। हर जगह पर दोस्तों वायुदाब अलग अलग होता है, ये लाइन आप याद रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा दोस्तों वायुमंडल की बात कर रहा है, यहां वायुमंडल की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर वायुमंडल कहे तो याद रखेगा दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन प्लस हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अगर मामला सतह का होता, किसका होता, पृथ्वी के सतह का होता, तब दोस्तों आप क्या बता देते कि पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों खाली पृथ्वी लिखता तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना दोस्तों, 78% लगभग, ठीक है, 78, ठीक है, ये दोस्तों पाया जाता है। वैसे 21 तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, लगभग 21% ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन सतह पर देखेंगे तो नाइट्रोजन कम, ऑक्सीजन दोस्तों ज्यादा मिलता है सतह पर, ठीक है। कर मदर ऑफ पर्ल, क्या लिखा दोस्तों, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण दोस्तों क्या होता है, ये बादलों का एक वैरायटी है। बादल कई प्रकार के होते हैं और बादलों की जो ये वैरायटी दोस्तों ये समताप मंडल में बनती है, ठीक है, याद रखेगा, ये समताप मंडल में निर्मित होती है। वैसे अगर सामान्यतः आप देखेंगे दोस्तों, सामान्यतः बादल कहां बनते हैं दोस्तों, बादलों का निर्माण कहां होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल में होता है। कहां होता है दोस्तों, और ये जितने भी मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, चाहे बिजली तड़कना हो जाए, चाहे बादल हो जाए, तूफान हो जाए, ये सब क्षोभ मंडल में आते हैं। तभी तो जहाजें दोस्तों कहां उड़ती हैं, एरोप्लेन वगैरह समताप मंडल में उड़ती हैं, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों बादलों का एक ऐसा वैरायटी है जो समताप मंडल में निर्मित होता है, इसीलिए एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है। तो ज्यादातर बच्चे तो रट के बैठे हैं कि भाई क्षोभ मंडल उत्तर होगा, लेकिन यहां पर उन्हें नहीं पता कि ये मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जो कहा जाता है, ठीक है, बादलों में मोती की संज्ञा इसे दी गई दोस्तों, ये स्पेशली दोस्तों समताप मंडल में निर्मित होता है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। एक चैप्टर में हम लोग 30 प्रश्न कवर करते हैं, उसी 30 प्रश्न में मैं पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर देता हूं, ठीक है। जैसे वायुमंडल की परतों की बात की जाए तो टोटल 60 सवाल मैंने आपको कराए, 60 सवाल में सब पढ़ लिया आपने। इसी तरह से वायुमंडल की संरचना का दूसरा टॉपिक था, उसमें भी दोस्तों आपको वीडियोस दिया गया। तो ऐसे ऐसे पढ़ते चलेंगे तो धीरे धीरे दोस्तों आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गैस वेस के बारे में मैंने संरचना में ही बता दिया था, आप सीक्वेंस में वीडियो देखिए स्टडी 91 पर आएंगे ना तो एक फायदा मिलेगा कि जब सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो कोई टॉपिक नहीं छूटेगी, और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा क्या कम, वो सब आप जानकारी रख पाएंगे। अगर आपने कहीं कोचिंग कर रखा है तो एक बार नोट्स पे अपने चेक कर लीजिए कि सारे फैक्ट लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि इन्हीं फैक्टों से दोस्तों सवाल बनते हैं। तो बेहतर यही है कि आज आप पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाइए और लिखते चलिए, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए उनके नोट्स आप ले सकते हैं। नोट्स के अलावा हमारी टीम अब किताबों पर काम करने लगी है, तो बहुत सारी किताबें हमने लॉन्च किया अपने प्लेटफॉर्म से, आप चाहें तो ले सकते हैं स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से। कहीं कोई डाउट है, समस्या, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई दे देगी, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।